जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। पिछले क्लास में हमने जो जैव प्रक्रम के 3 क्लास ले चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, 3 क्लास में हमने जैव प्रक्रम में पोषण, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफ़ी अच्छे डीपली से उद्धरण पढ़ाए हैं। और यहाँ चौथे पार्ट में प्रकाश संश्लेषण के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जो कि थंबनेल आप सब देख चुके होंगे कि हमारा प्रश्न क्या रह गया था कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरी चीज, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है। जैसे पौधे की पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उसको वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, वह गैस कैसे प्राप्त करता है। तीसरा टॉपिक्स, चौथा टॉपिक्स पे हम जिक्र करेंगे रंध्र का खुलना और बंद होना। अर्थात अब इसमें बताएंगे रंध्र क्या है, रंध्र का खुलना कब होता है, रंध्र का बंद होना कब होता है। उसके बाद पौधे शरीर रचना के लिए, अर्थात पौधे अपने शरीर की रचना के लिए सामग्री कैसे प्राप्त करता है। पौधे जैसे उसकी आकार जो बढ़ा, उस आकार को बढ़ने के लिए उन्होंने अर्थात पौधों ने अपना कच्चे सामग्री की प्राप्ति कैसे की। तो यही 4 टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। थंबनेल आप देख करके अच्छे एंट्री लिए होंगे, वही चीज को हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे पास थंबनेल हम वही लगाते हैं ना जो उस वीडियो में उस क्वेश्चन को जिक्र करना है। और वो भी आई होप प्रयास रहता है हमारा कि बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा सके, तभी तो अपना एक जो छोटा परिवार है वो एक बड़े परिवार का रूप लेगा। चलिए तो देख लेते हैं हम सब। जैव प्रक्रम है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इन सब चीजों का जिक्र करने वाले हैं। इससे पहले प्रकाश संश्लेषण, मतलब सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को हम देखेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हम आज के लिए ऊर्जा वाहन जो मोटिवेशनल स्टेटस है वो देखने वाले। क्या है, आज रास्ता बना लिया है वो कल मंजिल भी बन जाएगा। मतलब कहा जा रहा कि आज अगर कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता बना ले तो मंजिल भी बन ही जाएगा। अर्थात जब हम अभी 2025 में हमें एग्जाम देना है, टोटल अभी हमारे पास अप्रैल महीने ही चल रहे हैं, अगले फरवरी में एग्जाम पड़ेगा। तो आज हम रास्ता बना रहे हैं अपने मंजिल के नज़दीक पहुंचने के लिए। अभी हमारे पास समय इतना है कि किसी चीज़ को हम डीपली बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सके, और जब एग्जाम से 3-4-5 महीने पहले क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा करके सेट प्रैक्टिस करके अपने मंजिल तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज हम 10 महीना पहले ही उस एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे हैं, एकदम मन को शांत करके अगर लगे हैं, तो जाहिर सी बात जब एग्जाम देंगे तो वो दिन हमें रंग अवश्य लाएगी कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और इसीलिए इत्मीनान से बैठ जाइए और हर एक वीडियो आप जा करके अवश्य देख लीजिए, क्योंकि एक एक टॉपिक्स का एकदम बहुत अच्छे तरीके से डीपली चर्च किया जा रहा है। ठीक है, इस परिवार के माध्यम से। तो चलिए हम अपने जो हमने आपको थंबनेल दिखाया उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें देखिए हम आपका पहला प्रश्न हम दिखाए थे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कौन सा ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। देखिए हम पहले जिक्र कर लेना चाहते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 पत्ती के द्वारा खींची गई, साथ में जमीन से जल लिया गया तो H2O, जमीन से जल लिया गया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, साथ में पौधे के पर्णहरित से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 गैस का निर्माण हुआ। इसको समीकरण संतुलित करने के लिए 6 कार्बन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, और यहां 6 और यहां 6। ठीक है, सही किए है ना। यहां ऑक्सीजन को सिर्फ देख लेंगे, 6 दूना 12 और 12 6 18। ठीक है, और 6 दूना 12, और यहां नहीं होगा तो फिर ठीक है। देखिए फिर से इसको कर लेते हैं, क्या है, CO2 हो गया, H2O हो गया, और यहां प्रकाश अर्थात
प्रकाश हो गई और नीचे पर्ण हरित हो गए और बना क्या C6H12O6+ ऑक्सीजन गैस। यहां देख लेते हैं कार्बन 1 है, यहां कार्बन 6 है, इसको 6 कर दिए तो कार्बन 6 बराबर हो गया, ऑक्सीजन 6 दूना 12 हो गया। पहले जल देख लीजिए, यहां 2 है, यहां 12 है, तो इसको हम सब क्या करेंगे, इसको हम सब ऑक्सीजन को 12 करने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 12, और जाहिर सी बात हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया 12। ऑक्सीजन देख लेते हैं 6 दूना 12, अब 12 6 18, और यहाँ ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ हम इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 से क्या कर देंगे, तो 6 दूना 12 6 18, हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। तो ये हमारा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थे। अब यही क्रिया, यही प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम सब यहां इस क्लास में करेंगे। तो देखिए क्या होता, प्रकाश संश्लेषण को अनेक बाह्य और आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए सर, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायुमंडल से CO2 चाहिए, जमीन से जल चाहिए, पर्णहरित होना चाहिए, पेड़ पौधे की पत्ती हरी भरी होना चाहिए, यही 4 कंडीशन है ना। अब इसको प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक होंगे, एक कारक बाह्य कारक जो बाहर होंगे, और दूसरा आंतरिक कारक जो उस पेड़ पौधे के आंतरिक भाग में होंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के कारक उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, किसे, प्रकाश संश्लेषण को। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम क्या देख रहे हैं, देखे क्या कि बाह्य कारक देखेंगे और आंतरिक कारक देखेंगे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम लिया क्या कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं। तो देखिए बाह्य कारक में तापक्रम होगा, प्रकाश की तीव्रता होगी, साथ में जल होंगे, और वायु में CO2 का सांद्रण होगा। कहने का मतलब यह हो रहा है सर कि बाह्य कारक पेड़ पौधे के बाहर से स्थित जो तापक्रम है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, फिर भी प्रकाश संश्लेषण को वह प्रभावित करेगी। इसका भी जिक्र हम आगे करेंगे कि टेम्परेचर जब ज्यादा हो या कम हो तो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। पहले यहां बेसिकली चीज समझ लेते हैं कि अगर तापक्रम ज्यादा है फिर भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा, तापक्रम कम है फिर भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा, फिर अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है फिर भी प्रभावित करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की तीव्रता अगर कम है फिर भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। जल, अगर पेड़ पौधे के पास जल ज्यादा है फिर भी उसको प्रभावित करेगा प्रकाश संश्लेषण को, जल कम है फिर भी प्रभावित करेगा। अब आते हैं वायु, अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा बढ़ गई फिर भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा, अगर CO2 की मात्रा कम गई, सभी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। और ये 4 कंडीशन बाह्य कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अभी जैसे यहां देख लेते हैं, यहां एक इमेज लगाया गया है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं अगर वायुमंडल में ज्यादा चले गए, जब वायुमंडल में ज्यादा हो गया और वायुमंडल प्रदूषित हो गए, अर्थात वहां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहां बेसिकली चीज हम आपको बतलाएं और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सर कि अगर बाह्य कारक के बारे में ही सोचिए, अभी आंतरिक कारक के बारे में हम नहीं पहुंचे, अभी हम बाह्य कारक का ही जिक्र कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर वायुमंडल प्रदूषित हो गया, तो जैसे ही वायुमंडल, अभी हमने आपको एक इमेज दिखाया चिमनी के धूल कण वायुमंडल में, या सड़कों पर जो रोड रोलर या गाड़ी घोड़ा चलते हैं, तो वहां देखते क्या होंगे कि जो पेड़ पौधे की पत्ती पर धूल कण जमा हो जाते हैं। ठीक है, धूल कण पौधे की पत्ती पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या जब ये धूल कण पौधे की पत्ती पर जमा हो गया तो यहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाएगी? तो नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है वायु प्रदूषण जैसे ही कारखानों की चिमनी से निकलने वाली या उड़न राख होती है या धुआं होता है या अन्य गैस, वह प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है।
क्यों? क्योंकि इसकी जो पर्णहरित की मात्राएं हैं, इसमें ना तो ये अच्छे से पत्ती सूर्य को प्रकाश को अवशोषित कर पाएगा, ना ही इस पत्ती का रंध्र खुल पाएगा, ना बंद हो पाएंगे, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? बहुत धीमी हो जाएगी। इस प्रकार बाह्य कारक पेड़ पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। साथ ही और देख लेते हैं कि क्या होता है, किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। तो देखिए, वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और SO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण वर्षा जो होती है वह एसिड वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अब जब ये अम्लीय वर्षा होगी तो पौधे की पत्तियां झुलस जाएंगे। देख सकते हैं, ये पौधा है, पत्तियां झुलस के गिर चुका है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं रह जाती है, क्योंकि जिस पौधे की पत्ती ही गिर गया वहां क्या हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक बाह्य कारक हैं, जो वायु प्रदूषण सबसे बाह्य कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो हमने देखा यहां बाह्य कारक, आई होप आप सब लोग बाह्य कारक को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब आते हैं पत्तियों की आंतरिक कारक। ठीक है, देखिए, पर्णहरित अर्थात पत्ते हरे भरे होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण अगर की क्रिया अगर अच्छे से हो, इसके लिए पत्ते क्या होना चाहिए? एकदम हरा भरा होना चाहिए। जैसे देखिए, पर्णहरित की मात्रा पत्तियों में अन्य पदार्थ का जमाव और कोशिकाओं की भौतिक रासायनिक अवस्था प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। अगर पत्ती में किसी पदार्थ का जमाव अगर हो गया, ये जो पत्ती है इसके आंतरिक कारक हम बता रहे हैं आपको कि पत्ती के आंतरिक भाग में अगर कोई भी पदार्थ का जमाव अगर हो गया और इस जमाव के वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करेगा और यह कारक बनेंगे आंतरिक कारक। तो हमने देखा क्या कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक और बाह्य कारक भी देखें। बट बाह्य कारक में कब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होगी? प्रकाश की स्थिति, तापक्रम की स्थिति, जल की स्थिति, CO2 अर्थात 3-4 कंडीशन बनते हैं। वो चारों कंडीशन अर्थात बाह्य कारक के चारों स्थिति को हम देखने वाले हैं। यहां देखते हैं, ज्यादा प्रकाश है, एक कम प्रकाश है। स्थिति पहले प्रकाश की दो स्थिति लिख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। क्या बोल रहे हैं? जब प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक है, अर्थात प्रकाश काफी तेजी से आ रही है, उस समय जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा वह अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद जब अधिक तीव्रता के प्रकाश में कम होंगे, क्या बतलाया जा रहा है? सॉरी, शायद लग रहा हम उल्टा बोल दिए हैं, तो फिर से हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वह कम होगा। कब? जब तीव्रता अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिक है। प्रकाश तेजी से आया और चला गया तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा। आंधी की तरह सोच लीजिए, आंधी की तरह अगर हम प्रकाश आए और पार हो जाए तो वहां प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर प्रकाश की तीव्रता की दर, प्रकाश की तीव्रता अधिक है, अधिक तीव्रता में कम हो जाएंगे और कम तीव्रता में अधिक हो जाएगा। पॉइंट्स कंफ्यूज नहीं होना, यहां लिखी जा चुकी है सर कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम तीव्रता के प्रकाश में अधिक होगा। अगर प्रकाश धीरे धीरे से चल रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होगी। फिर बोला जा रहा और अधिक तीव्रता के प्रकाश में कम हो जाती है। क्या सर? इसको हम अलग से कॉपी में यहां नोट बनाएंगे कि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण कम होगा। और अगर यहां लिख देंगे तीव्रता कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये बात तो प्रकाश की तीव्रता पर देख लिए कि अगर प्रकाश तेजी से आए और चला जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। उल्टा जस्ट अपोजिट, तेजी से आया कम जाएगा, धीरे धीरे आएगा बढ़ जाएगा। जैसे रात्रि के समय में अगर हम सब देखें तो रात्रि के समय में प्रकाश तो कम तीव्रता होती है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, अधिक होगा प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा श्वसन क्रिया में। दिन में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, तीव्रता क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसको क्या होगा, कम करना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम करना पड़ेगा। ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर की। ठीक है, अभी तीव्रता के बाद आगे आते हैं कि और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहां देख लीजिए ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एगो ताप अधिक है और दूसरा ताप कम है, यही है ना। उसके बाद तो ताप वाला पहले कंफ्यूजन ही कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा उच्च ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाता है। अगर यहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो घट जाएगा, अर्थात कम हो जाएंगे। और ताप अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ताप अधिक है तो इन्हें कम गया और ताप कम है तो इधर क्या हो गया, अधिक हो गया। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। और जल के बारे में सोचते हैं, जल के बारे में सोचते हैं कि जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जल कम रहा, जल अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। जल अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, और जल अगर अधिक है, जल एवं अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। जैसे देखिए होता ये है ना सर, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएं तो जल क्या है, कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी होगा। उस पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने में जल्दी बनाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जब जल कम तो प्रकाश संश्लेषण अधिक, जब जल ज्यादा, इत्मीनान से नदी के किनारे कोई पेड़ है, जल है ये बहुत ज्यादा, इत्मीनान से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो करते रहेगा। तो जल अधिक तो प्रकाश संश्लेषण कम। इधर भी देखिए ना वही चीज, ताप अधिक तो प्रकाश संश्लेषण कम, ताप कम प्रकाश संश्लेषण ज्यादा, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया कम, प्रकाश की तीव्रता कम तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा। जस्ट अपोजिट अभी तक चल रहा। ठीक है, तो जल वाला भी हम कर लिए, जल बढ़ जाता है। अभी देख लीजिए उसके बाद CO2 के बारे में सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं CO2 अगर अधिक है, CO2 अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां भी वही चीज, अगर CO2 अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, और CO2 कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, चारों कंडीशन में उल्टा ही लेना है सर। इस बात का के लिए कंफ्यूज आप मत होइए, इसके लिए आप अलग से एक इस प्रकार नोट्स बना सकते हैं। ये क्या है, तीव्रता है, यहाँ क्या हो गया, तीव्रता हो या ताप हो या जल हो या CO2 हो, बाहरी कारक प्रभावित करने वाला यही है, और इसमें सब में उल्टा होता है। अगर इधर अधिक तो प्रकाश संश्लेषण कम, अब प्रकाश संश्लेषण इधर कम तो ये अधिक। जैसे इसको फिर से एक बार कंफ्यूज ना हो इसके लिए कर देते हैं। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी। फिर ताप के बारे में जिक्र करें, अगर ताप अधिक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम, अगर ताप कम तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक। जल के बारे में, जल अगर ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, जल अगर कम है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। CO2 का जिक्र करें, CO2 अगर ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, CO2 कम है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। मतलब जस्ट एक दूसरे को अपोजिट। इसीलिए जैसे एक एग्जांपल समझिए ना, भोज में गए खाना खाए, या सपोज दैट घर में 1 किलो मिठाई आया तो वहां पर खाने की इच्छा ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि सामान कम है। अब वो मिठाई अगर कम है तो खाए की इच्छा ज्यादा जागल है, और 2-4-10 ड्राम धैल रहे तो छोड़ो ना अभी नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे। मतलब जब कम है तो हमारा अट्रैक्टिव उस चीज में ज्यादा है,
और वो चीज अगर ज्यादा है तो अट्रैक्टिव उस चीज में कम है, वही चीज यहां है। अगर जैसे ही ज्यादा हो रहा तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जा रहा। इसमें अब कोई समझाने वाली बात आप नहीं रहा। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, एक कंप्लीट हुआ। चलिए, आई होप एक पॉइंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि हमारे तरफ से पूरे एनर्जी के साथ आपको समझाने का प्रयास किया होगा, मतलब किए हैं। अब देख लेते हैं, अब यहां दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कहां से करता है। कोई भी पेड़ पौधे CO2 की प्राप्ति कहां से करती है, यह चीज समझना है। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का विसरण क्रिया द्वारा, अभी ये विसरण को हम रोक के रखेंगे, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि विसरण क्रिया द्वारा रंध्र से होकर प्रवेश करती है, अर्थात जो CO2 वायुमंडल में है वह विसरण क्रिया के द्वारा पत्ती के रंध्र से, पत्ती के किससे, रंध्र से होकर प्रवेश करती है और प्रकाश संश्लेषण में उत्पोदक के रूप में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन बना वो रंध्र से होकर ही बाहर निकलती है। कहने का मतलब कि पत्ती में एक रंध्र है और वही रंध्र से क्या आएगा, CO2 भी आएगा और वही रंध्र से ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलेगी। और ये रंध्र का आपका हम परिचय करवा रहे हैं। ये पत्ती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अगर देखा जाता है तो फिगर ऐसा आता है, ठीक है। और ये भाग रंध्र का है, ठीक है। तो अभी इतना ही समझेंगे, रंध्र के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। पहले ये आप समझ लीजिए कि CO2 आना तो पत्ती के रंध्र से और ऑक्सीजन जाना तो पत्ती के रंध्र से, अर्थात रंध्र क्या है, ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बना और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन था कि रंध्र क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था कि रंध्र क्या है। तो हम वो देख लेते हैं कि रंध्र क्या है। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है और खुली हुई अवस्था में गैस विनिमय बाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। सिंपल से एगो बात बताएं, पत्ती में एगो छिद्र है, पत्ती में एगो छिद्र है जो कभी खुलता है तो कभी बंद होता है। ये खुलता और बंद कैसे होता है जो भी बताएंगे। पहले आप इतना समझिए कि पत्ती में एक छिद्र है जो खुला या कभी बंद होगा, और खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है, तो द्वार कोशिका पर निर्भर है, ठीक है। जब खुली हुई अवस्था में वह होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है, उसी को रंध्र कहते हैं। इधर आते हैं, ये रहा पत्ती वाला रंध्र वाला भाग। तो ये देखिए जब ये खुला है और यहां पर देखिए रंध्र हल्का सा बंद है, इसका ये साइज देखिए, तो यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। अर्थात पहला फिगर खुला हुआ रंध्र का, दूसरा फिगर बंद रंध्र का, और खुलना और बंद होना किस पर निर्भर है, द्वार कोशिका पर है। इसको नियंत्रित कौन करता है, द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। खुली अवस्था में गैस का विनिमय होता है, खुली अवस्था में गैस का विनिमय आदान प्रदान होता है। विनिमय मतलब कि CO2 को खींचना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये खुली अवस्था में होगा। बंद अवस्था में ना तो CO2 खींचेगा ना ही ऑक्सीजन देगा, और ये सब नियंत्रण द्वार कोशिका करेगा। इसी को रंध्र कहते हैं, इसी को रंध्र कहते हैं। आई होप आप सब लोग रंध्र को भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं, यहां पे आते हैं सर, ये पॉइंट्स क्या है कि रंध्र से होकर भाप के रूप में जल की हानि होती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया यही है ना, और बाष्पोत्सर्जन क्रिया यही है। पत्ती के छिद्र वाला रंध्र जब खुलल है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो जल रहेगा वो बाष्प बन के उड़ जाएगा और उसे हम सब बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तथा जल के हानि को रोकने के लिए बहुत से पौधे अपने रंध्र को बोलेगा बंद कर लो, नहीं तो ज्यादा अगर बाष्पोत्सर्जन हुआ तो सभ्य पानी उड़ के वायुमंडल में चला जाएगा, और जब पानी वायुमंडल में चला जाएगा तो पेड़ पौधे के सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। इसीलिए वो समझदार है, अपना रंध्र को बंद कर लिया। जब रंध्र खुला है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, अच्छा लगा ज्यादा हो रहा, बंद कर ले,
गर्मी के दिन में तो बंद ही नहीं कर लेगा पत्ती अपने रंध्र को। तो इसीलिए वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए, यह देखिए पेड़ पौधे से पानी वाष्प उत्सर्जित हो रहा, उड़ रहा है। जो उड़ेगा कब? जब रंध्र खुला रहेगा। उड़ेगा कब? जब रंध्र क्या रहेगा? खुला रहेगा। जैसे ही ज्यादा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी रंध्र को बंद कर लिया जाएगा। चलिए ये भी पॉइंट्स क्लियर सर। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए ये कैसे पॉसिबल है, रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना। यहां देखिए फर्स्ट फिगर में रंध्र खुला हुआ है, सेकेंड फिगर में रंध्र बंद है। कब कब ये स्थिति आती है? कब कब अर्थात दिन में, रात में, कब ये ऐसा स्थिति आता है? तो देखिए हम क्या समझते हैं कि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वार कोशिका, दिन में तो सूर्य का प्रकाश है ना, तो जब सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, तो उसमें स्टार्च जमा हो जाता है। अर्थात जो द्वार कोशिका, इसके जो कोशिकाएं वाला भाग है इस पर क्या जमा हो गया? स्टार्च जमा हो गया, और वह प्रासरण के कारण उनके भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है। इस पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे के भाग में जल क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, और वह फूलकर रंध्र को बंद कर लेगा। समझिएगा कि पेड़ पौधे रंध्र को कैसे बंद किया ये समझा रहे हैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा हुई, और ज्यादा होने के कारण द्वार कोशिका पर स्टार्च आके जमा हो गया, जिसको ग्लूकोज कहें। तो वो स्टार्च आके क्या हो गया? जमा हो गया। और जैसे ही उसके द्वार कोशिका पर स्टार्च जमा हुआ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो गई? कम हो गई। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो गया तो उसका द्वार क्या हो गया? स्टार्च की वजह से उसका द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। और जब द्वार बंद हो गया तो उसको हम कहेंगे कि पेड़ पौधे की पत्ती रंध्र को बंद कर लिया। और यही क्रिया रात में जब हम देखते हैं तो वो धीरे से अपने रंध्र को खोलता है। तो हम देखते हैं क्या कि पौधे की पत्ती पर हल्का हल्का पानी भी नजर आता है। वो पानी वायुमंडल से तो कुछ रहते ही रहते हैं शीत ओस ठंडे के दिनों में, बट अगर हम पत्ते की आंतरिक भाग के बारे में सोचें तो वो जो जल जमा हुआ था उसका जल भी उस पेड़ पौधे के पत्ते पर आया और चिपचिपा भाग आपको नजर आएगा। ये काम गर्मी में भी होता है, बट गर्मी में वायुमंडल का तापमान ज्यादा है, रात में भी पत्ती पर से पानी सोख लेता है। ये बात समझ में आई कि किस तरीके से रंध्र को उन्होंने बंद किया, अर्थात पत्ती ने अपने खुद के रंध्र को कैसे बंद किया। तो ये तो हो गया बंद होना। अब बारी आता खोलने की। तो खुलेगा कैसे? रात्रि काल में द्वार कोशिका स्टार्च अलग हो जाता है, अर्थात उपापचय हो जाता है। जिस क्रिया में मतलब वो खर्च हो गया स्टार्च, तो वहां पर प्रासरण के कारण उनका जल बाहर निकल जाता है। इसलिए ना बोल रहे हैं कि रात में पत्ती के ऊपर जो पानी का बूंद जमा रहता है वो पानी पत्ती के अंदर से ही निकलता है। कब? जब वो द्वार कोशिका रंध्र खुलता है तो उसके अंदर का पानी कहां चला जाता है? पत्ती पर बाहर आ जाता है, ठीक है, और वह पिचक जाता है और रंध्र खुल जाता है। पत्ती पिचक गया, रंध्र का क्या हो गया? खुल गया। तो रंध्र का खुलना ये रहा, रात में खुला, ये तो दिन में खुला ही है, खुला है, ठीक है ना। और ये बंद है, ये क्या है? बंद है। मतलब दिन के समय रंध्र बंद हो गया और रात के समय रंध्र खुल गया। और ये द्वार कोशिका का काम है, स्टार्च का काम है। कैसे बंद हुआ? तो दिन में, और कैसे खुला? तो रात में। पत्ती पर पानी कैसे आएगा? ये सभी पॉइंट्स को हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप ये भी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो हमारे थंबनेल के अनुसार हमने दूसरा पॉइंट्स भी आपको समझा दिए हैं। चलिए अब आते हैं एक चीज जो हम अभी आपको बोले थे कि रोक करके रखिए, परासरण। क्या है परासरण? देख लीजिए। तो देखिए सर, परासरण कुछ नहीं है, अरे उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो प्रवाह होता है उसी को परासरण कहते हैं। ये तो बायो का क्वेश्चन भी नहीं है। तो देखिए किसको कहते हैं? किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो गमन करता है या जाता है उसी को हम सब क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या सर? उच्च सांद्रण से कहां जाएगा? निम्न सांद्रण की ओर जैसे ही प्रवाह किया उसी को हम सब क्या कहें? परासरण कहें। बस कुछ नहीं है। परासरण की क्रिया जैसे ये जल वगैरह मिट्टी से ऊपर जाता है ना, तो उच्च सांद्रण से कहां बढ़ेगा? निम्न सांद्रण की ओर बढ़ेगा, और उसी को हम सब क्या कहें? परासरण कहते हैं। उसी को परासरण कहते हैं। चलिए परासरण पॉइंट्स उसमें था लिखा हुआ, इसीलिए इसको आपको समझा दिया गया। ये हमारा लास्ट है। थंबनेल के अनुसार हमारा लास्ट प्रश्न, पौधे शरीर रचना के लिए कच्चे सामग्री कैसे प्राप्त करता है?
ये हम तीन या चार जो टॉपिक्स पे जिक्र किए, ये हमारा थंबनेल के अनुसार लास्ट है और इसी पे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए कच्चे सामग्री कैसे प्राप्त किया, तो बोलेंगे कि पौधे की जड़ मिट्टी से, कहां सर, पौधे की जड़ है जो कहां है, मिट्टी है, नीचे है जड़ है जो मिट्टी है, तो वहां से वह विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि जलीय घोल को जाइलम वाहिनी द्वारा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि पेड़ पौधे में दो उत्तक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक क्या बोले थे, जाइलम, और दूसरा क्या बोले थे, फ्लोएम, की पिछले क्लास में। तो देखिए जाइलम उत्तक द्वारा वह सोखता है, अर्थात जमीन से जितने भी चीज को सोख करके ऊपर चढ़ाएगा जल के माध्यम से, वह जाइलम उत्तक के द्वारा। ठीक है, और वह खनिज पदार्थ उसके पत्तियों के विभिन्न प्रकार में उपयोग पदार्थ में संश्लेषित होता है, अर्थात ये जाइलम उत्तक द्वारा इसको खींचा और पत्ती तक पहुंचा दिया। और खींचे कौची, तो मिट्टी से जल खींचा, नाइट्रोजन खींचा, पोटेशियम खींचा, फास्फोरस, लोहा इत्यादि को खींच के पत्ती तक पहुंचाया और यहां पर जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो पेड़ पौधे कच्चे सामग्री कहां से प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात मिट्टी से, साफ शब्दों में, और उसमें दो उत्तक के द्वारा। अगर जल वो खींच रहा तो जाइलम उत्तक के द्वारा, कोई भी खनिज पदार्थ को पहुंचाना है तो वह फ्लोएम उत्तक के द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधे में दो उत्तक फेमस, ज से जाइलम, अज से जल। जल को पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइलम उत्तक, खनिज पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ पौधे में पहुंचाना है तो फ्लोएम उत्तक। और हमारे थंबनेल के अनुसार ये सभी पॉइंट्स को हम क्या किए, जिक्र किए। तो ऑलरेडी आप सभी लोगों को अगर कोई भी परेशानी रहे तो उस परेशानी को कमेंट अवश्य कीजिए कि सर आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल देते हैं या समझा नहीं पाते हैं, या थोड़ा और तेज़ी से समझाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स एक दिन में क्लियर हो सके, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑलरेडी बहुत सारे बुक हम सबको पढ़ना है। तो जो भी परेशानी अगर हो एक ये छोटे से परिवार की ओर से, तो अवश्य ही गाइडलाइंस आप कीजिए, क्योंकि परिवार एक नया क्रिएट ये खड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हद तक खड़े होंगे, क्योंकि पढ़ाना वही है जो अच्छे तरीके से हम सब समझ सकें, क्योंकि सिद्धांत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, धन्यवाद।